नमस्कार। आज के इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारत में ऊर्जा संसाधन, और उसमें हम देखेंगे आज नवकरणीय ऊर्जा स्रोत को। मीन्स इसे हम कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा होती क्या है। तो ये वे ऊर्जा स्रोत हैं जिनका पुनः अथवा सतत उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और जिसका पर्यावरण पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। देखेंगे जैसे हम सूर्य की ऊर्जा, सूर्य के हम ऊष्मा और प्रकाश का हम उपयोग करेंगे तो क्या वो नष्ट हो जाएगी? नहीं ना, क्योंकि वो तो अनंत है। ठीक है, तो ये कभी भी समाप्त नहीं होगी और इससे पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसी तरह अगर जैसे कोयला, हम कोयला का बहुत ज़्यादा अति उपयोग करेंगे तो वो तो कभी ना कभी समाप्त तो होगा ही ना। ठीक है, तो वो क्या था? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो आज हम पूरा डिटेल में देखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को। तो चलिए हम वीडियो को अच्छे से डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सौर ऊर्जा को डिटेल में देखते हैं, मीन सोलर एनर्जी। ठीक है, तो सोलर एनर्जी क्या होती है कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश या ऊष्मा का, ये ऊष्मा है सॉरी, है ना, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश या ऊष्मा का प्रयोग जो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में करना ही सौर ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे भारत से जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो भारत में वर्ष में लगभग 300 दिन की धूप रहती है, अतः यहाँ ऊर्जा की असीम संभावनाएं। कौन सी ऊर्जा की? सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। देश के प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 20 मेगावाट सौर बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। कितने मेगावाट? 20 मेगावाट जो है सौर बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। वर्तमान में जो है 2 माध्यमों से सौर ऊर्जा का प्रयोग में लाया जा रहा है। एक है सौर तापीय माध्यम, दूसरा है सौर फोटोवोल्टिक माध्यम। ठीक है, सौर तापीय मीन सूर्य की ऊष्मा का प्रयोग, और सौर फोटोवोल्टिक मीन सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके जो है सौर ऊर्जा प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में जो है सौर ऊर्जा क्षमता, पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में जो है सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? वो है चीन। ठीक है, पूरे विश्व में सौर ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। और भारत में देखेंगे तो भारत में जो है सौर ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक कौन से राज्य के पास है? तो वह है राजस्थान। राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। ठीक है, तो वो है आपका राजस्थान। गर्मी कब रहेगी? जब सूर्य की रोशनी ज़्यादा वहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, तो वो है आपका राजस्थान। सौर ऊर्जा क्षमता में सर्वाधिक जो है क्षमता किसके पास है? राजस्थान के पास है। उसके बाद है आपका जम्मू कश्मीर, फिर है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उसके बाद है आपका महाराष्ट्र। तो आपको ये 3 लाइन से याद रखने हैं। और उत्पादन बोलेंगे तो भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है? तो वो है आपका राजस्थान करता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि राजस्थान के जोधपुर जिले के मथनिया गांव में, ठीक है, जोधपुर जिले के मथनिया गांव में सौर ताप ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई। कौन से केंद्र? सौर ताप ऊर्जा केंद्र। आप देखेंगे सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? राजस्थान करता है। सौर ऊर्जा का सर्वाधिक क्षमता किसके पास है? राजस्थान के पास ही है। तो सौर ताप ऊर्जा केंद्र कहाँ पर बनाएंगे? राजस्थान में ही बनाएंगे। तो राजस्थान के मथानिया गांव में, ठीक है, कौन सा गांव है? मथानिया गांव में सौर ताप ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि हरियाणा के जो गुड़गांव जिले के ग्वाल पहाड़ी नामक जगह पर सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। कौन सी? सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर किया गया स्थापना इसकी? हरियाणा के जो है गुड़गांव। ठीक है, हरियाणा का जो गुड़गांव जिला है ये राजस्थान से ही लगा हुआ है। ठीक है, सौर ताप ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? राजस्थान के जोधपुर के मथानिया गांव में है। और सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आपका हरियाणा में है, हरियाणा के गुड़गांव की ग्वाल पहाड़ी में। ठीक है, तो इतना आपको जो है इसमें याद रखना है, किसमें? सौर ऊर्जा में। इसके अतिरिक्त आपको एक याद रखना है कि शिरडी का जो साईं मंदिर है, ठीक है, तो शिरडी का जो साईं मंदिर यहाँ पर क्या है? खाना बनाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली है। ठीक है, खाना बनाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ पर है? शिरडी के श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट में है। ठीक है, शिरडी अहमदनगर में है। ठीक है, महाराष्ट्र में। तो ये आपको याद इसमें रखना, इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी किसमें? सौर ऊर्जा में। इसके बाद हम देखते हैं पवन ऊर्जा को डिटेल में। पवन ऊर्जा क्या होती है कि पवन ऊर्जा
बहती हुई वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को कहते हैं, किसे कहते हैं? बहती हुई वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा कहते हैं। तो पवन ऊर्जा भी क्या, पवन क्या है, वायु क्या है? एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। क्या है? एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है। पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है। ठीक है। द्वारा जो होता है वायु की जो गतिज ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। अब मान यहाँ पे सरसर बहुत सारी वायु यहाँ पवन यहाँ पे चल रही, बहुत ही स्पीड में चल रही है। ठीक है। हवादार जगहों पर लगाते हैं पवन चक्कियों को। अब ये जो वायु क्या होती है, यहाँ पर जो हमने पवन चक्की लगाई इस पर जो पंखे होते हैं, जो विंग्स लगे होते हैं, वो उसको घुमाने लगेगी। ठीक है। जब स्पीड से हवा चलेगी तो पंखे क्या ऐसे घूमने लगेंगे, गोल 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 घूमने लगेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगी, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। जो वायु की जो गतिज ऊर्जा थी वो क्या थी, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी और विंग घूमने लगेंगे और इस यांत्रिक ऊर्जा को जो है जनरेटर की मदद से हम विद्युत में बदल देंगे। ठीक है। जैसे हम टरबाइन, आप देखेंगे कि जो पवन ऊर्जा का जो उत्पादन है मेन जो है कहाँ पर होता है, तटीय राज्यों में होता है। ठीक है। जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर ही जो है देखेंगे पवन ऊर्जा का उत्पादन वहीं पर प्रायः होता है। ठीक है। तटीय क्षेत्रों में। तो भारत के जो तटीय राज्य हैं, ठीक है, तो भारत के क्या है, जो तटीय राज्य है यही जो है पवन ऊर्जा के उत्पादन में देखेंगे बहुत ही आगे अग्रणी है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि समुद्री हवाओं की प्रचुरता होती है। ठीक है। क्या होता है, समुद्री हवाओं की यहाँ पर प्रचुरता होती है, इससे तटीय इलाकों में ही पवन ऊर्जा का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपको याद रखना कि पवन ऊर्जा के विकास के लिए चेन्नई में पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है। पवन ऊर्जा के जो है विकास के लिए चेन्नई में पवन ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई है। सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, क्या है, सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी कहाँ पर की गई है, तमिलनाडु के चेन्नई में की गई है, आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तमिलनाडु करता है। कौन करता है, तमिलनाडु करता है। इसलिए तमिलनाडु के आप याद रख सकते हैं कि भारत में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तमिलनाडु करता है। ठीक है। उसके पश्चात आपको याद रखना है गुजरात और महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पर कौन सा है, गुजरात है। उसके बाद राजस्थान में कर दिया मैंने। ठीक। सेकंड नंबर पर है आपका गुजरात और थर्ड नंबर पर है आपका महाराष्ट्र। देखेंगे ये सब तटीय क्षेत्र ही है ना। तो सबसे पहले आपका तमिलनाडु है, फर्स्ट नंबर पर कौन सा है, तमिलनाडु। सेकंड है आपका गुजरात, थर्ड है महाराष्ट्र। तो ये पवन ऊर्जा में अग्रणी राज्य है। अब देखेंगे तमिलनाडु पहले नंबर पर है, इसलिए तमिलनाडु के चेन्नई में जो है पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई है। आपको ऐसे याद रख सकते हैं आप। ठीक है। और अगर विश्व की बात करें तो विश्व में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा दोनों का उत्पादन कौन करता है, सर्वाधिक चीन करता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि तमिलनाडु के जो कन्याकुमारी के पास मुपंडाल पवन फॉर्म में भारत ही नहीं विश्व का सबसे अधिक पवन टरबाइन स्थित है। ठीक है। तो विश्व का जो है सबसे अधिक पवन टरबाइन कहाँ पर स्थित है, विश्व का है तो ऑब्वियस भारत का भी सबसे अधिक होगा। तो विश्व का सबसे अधिक पवन टरबाइन कहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी का जो मुपंडाल पवन फॉर्म है वहाँ पर। ठीक है। मीन्स तमिलनाडु तो अग्रणी है तो वहीं पर इसका सर्वाधिक जो है टरबाइन स्थित है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है गुजरात में, आपको याद रखना गुजरात सेकंड नंबर पर है। तो गुजरात में आपको याद रखना गुजरात का जो कच्छ जिला है वहाँ की लांबा नामक जगह पर जो है एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। ठीक है। सेकंड नंबर पर गुजरात है तो वहाँ पर क्या किया गया, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया, आपको याद रखना है। ठीक है। पवन ऊर्जा का अन्य संयंत्र जो है तमिलनाडु के तूतीकोरिन में भी है। बहुत सारे जो संयंत्र है तमिलनाडु के तूतीकोरिन में भी है, लेकिन सबसे बड़ा बोलेगा एशिया का सबसे बड़ा कहाँ पर लगाया गया प्लांट, वो लगाया गया गुजरात के कच्छ में। ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद है कि MSPL कंपनी के द्वारा कर्नाटक में विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना है। कहाँ पर, कर्नाटक में विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना है। ठीक है। तो इतनी सारी जो आपको पवन ऊर्जा में चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे लघुपन बिजली घर, स्मॉल हाइड्रो पावर। क्या देखेंगे, स्मॉल हाइड्रो पावर हम देखेंगे। तो ये क्या होता है, ये होता है कि भारत में 25 मेगावाट या उससे कम क्षमता वाले जल विद्युत संयंत्रों को लघु जल विद्युत के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
ठीक है। भारत में 25 मेगावाट या उससे कम क्षमता वाले जल विद्युत जो संयंत्रों को लघु जल विद्युत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसको कहाँ पर स्थापित किया जाता है? इसको दूर दराज की उन स्थानों पर स्थापित किया जाता है जहाँ पर मुख्य ग्रिड से बिजली देना बहुत ही खर्चीला होता है। ठीक है, मतलब जो पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर पहुँच बहुत कम है लोगों की, मतलब जहाँ पर हम बिजलियों की सुविधा, जहाँ पे हम प्लांट स्थापित नहीं कर सकते हैं, और पहाड़ी इलाकों में, ठीक है, तो उस एरिया में बिजली हम देना बहुत ही खर्चीला होता है। इसलिए वहाँ पर क्या किया जाता है? लघुपन बिजली घर स्थापित किया जाता है। ठीक है, और उससे जो उस एरिया में क्या जाता है? बिजली को दिया जाता है। तो हम देखेंगे भारत में कर्नाटक जो है प्रथम स्थान पर है। भारत में क्या है? कर्नाटक जो है प्रथम स्थान पर है। किस पे? लघुपन बिजली घर में, स्मॉल हाइड्रो पावर में। ठीक है। तरंग ऊर्जा क्या होती है? तरंग ऊर्जा जो होती है वह समुद्र की लहरों की ऊर्जा होती है। समुद्र की लहरों से उत्पन्न होती है। तरंगे क्या होती है? लहरें ही होती हैं। तो समुद्र की लहरों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा होती है तरंग ऊर्जा। ठीक है, जो समुद्र की सतह पर तेज हवाओं से उत्पन्न होती है। ठीक, ये क्या होती है कि इन जो समुद्र की जो लहरें होती हैं उनकी जो गति जो ऊर्जा होती है, ठीक है, उससे जो है उसको क्या किया जाता है? उसका उपयोग जो है डायनोमो चलाने में किया जाता है। क्या कहता है? डायनेमो को चलाने में किया जाता है। और जब डायनेमो से फिर उससे क्या होता है? उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हैं ना कि तरंगी जो होती है, तरंगी क्या होती है? तरंगी जो ऊर्जा होती है समुद्र की लहरों की ऊर्जा होती है, जो समुद्र की सतह पर तेज हवाओं से उत्पन्न होती है। तो जब तेज हवाएं मीन्स जो तेज लहरें जब उठती हैं तो उससे क्या होता है? डायनेमो को चलाया जाता है। ठीक है, उससे क्या चलाया जाता है? डायनेमो को चलाया जाता है। तो डायनेमो को चलाया जाता है, फिर उससे हम विद्युत उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें तरंगी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखेंगे उसके बाद है कि समुद्री लहरों से विद्युत बनाने वाला देश का पहला संयंत्र, समुद्री लहरों से विद्युत बनाने वाला देश का पहला जो संयंत्र है तिरुवनंतपुरम, केरल के विजिंगम तट पर लगाया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? केरल के जो है विजिंगम तट पर लगाया गया है। ठीक है, समुद्री लहरों से विद्युत बनाने वाला देश का पहला संयंत्र मीन्स पहला प्लांट कहाँ पर लगाया गया? तिरुवनंतपुरम। ये जो प्लांट लगाए जाते हैं तो वहाँ पे उसमें क्या डायनेमो होता है, तो वो डायनेमो जो तरंगी ऊर्जा होती है, जो तरंगी लहरें होती है, वो डायनेमो को चलाती है, फिर उससे विद्युत उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे निकोबार, निकोबार के मूस पॉइंट, निकोबार के मूस पॉइंट तथा केरल के थनगेसरी में जो है नए संयंत्र लगाए जा रहे हैं। ये आपको याद रखना है किसमें? तरंगी ऊर्जा में। उसके बाद हम देखेंगे ज्वारीय ऊर्जा। क्या देखेंगे? ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय क्या होती है? अत्यधिक ज्वारीय विस्तार वाले तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय बल का उपयोग जो है विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। ठीक है, अत्यधिक ज्वारीय विस्तार मीन्स जहाँ पे ज्वार भाटा ज़्यादा आता है वैसे इलाकों में जो है ज्वारीय बल का उपयोग करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ज्वार भाटा आता है तो क्या होता है कि इसका ज्वार भाटा में जल के स्तर के चढ़ने तथा गिरने से जो है ज्वारीय ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ज्वारीय ऊर्जा का दोहन करने के लिए सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र में बांध बनाया जाता है। क्या? संकीर्ण क्षेत्र में बांध बनाया जाता है। और बांध के जब बांध बनाया जाता है संकीर्ण क्षेत्रों में, जैसे कि संकीर्ण क्षेत्र क्या हो जाएगा सागर का? जैसे कि एक कच्छ वाला एरिया है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कोना है, खंबात की खाड़ी, यहाँ पे संकीर्ण क्षेत्र मीन्स ऐसे थोड़े से क्षेत्र में, इतना विशाल क्षेत्र पे नहीं कर सकते ना, तो जो सतह से लगा होगा और संकीर्ण क्षेत्र होगा वहाँ पर क्या होता है? बांध बनाते हैं। ठीक है, और बांध बनाएंगे और जब ज्वार भाटा आएगा तो वो टरबाइन जो उसमें टरबाइन लगा रहेगा। ठीक है, तो वो टरबाइन को जो है घुमाएगा, तो जो है बांध के द्वार पर स्थापित जो टरबाइन है वो ज्वारीय ऊर्जा को क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देगा। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा को क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देगा। तो इस तरह से जो है संकीर्ण क्षेत्रों पर बांध बनाकर ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। आप देखेंगे कि भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में कच्चे की खाड़ी हमने देखा, ये संकीर्ण क्षेत्र है। खंबात की खाड़ी तथा पूर्वी तट पर जो है सुंदरवन क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र है। ठीक है, अब देखेंगे पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र के, पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन का जो क्षेत्र है कि दुर्गा दुआनी क्रिक में NHPC के द्वारा पहली ज्वारीय ऊर्जा आधारित विद्युत गृह स्थापित करने की योजना है। ठीक है, तो क्या लगाया जाएगा यहाँ पे? पहला, अभी तक भारत में स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे योजना चल रही है कि हम ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग करके क्या कर सकते हैं? विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। कहाँ पर? सुंदरवन में, सुंदरवन का दुर्गा दुआनी क्रिक में। ठीक है, इसके लिए हमें संकीर्ण क्षेत्र की जरूरत होती है। मीन संकीर्ण ऐसा जहाँ पे
समुद्र का पानी से संकीर्ण क्षेत्र पे जाएगा, यहाँ पे बांध बनाया जाएगा और जब उस बांध में जो है टरबाइन पे जब ज्वार भाटा आएगा तो उसके द्वारा जब टरबाइन चलेगा फिर उससे क्या होगा, विद्युत ऊर्जा को अपन जो है उत्पादन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपकी ज्वारीय ऊर्जा। उसके बाद आपको याद रखना है समुद्र तापीय ऊर्जा। अभी समुद्र तापीय ऊर्जा क्या होती है, ओटेक, इसे ओटेक एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, ओटेक एनर्जी भी कहते हैं। ओटेक मीन्स क्या हो जाएगा आपका, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। क्या हो जाएगा, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं इसको डिटेल में कि समुद्र जल में गहराई के अनुसार जो है तापमान में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए ये समुद्र है, ये सूर्य है, सूर्य का जब यहाँ पे ताप पड़ेगा तो ये जो इस पहला वाला जो इस तल है यहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा पानी का, है ना, यहाँ पे क्या होगा, तापमान ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे हम गहराई में नीचे जाएंगे तो तापमान क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है, क्या होगा, कम होते जाएगा। तो समुद्र जल में गहराई के अनुसार तापमान में भिन्नता पाई जाती है, मीन्स नीचे जाएंगे तो तापमान कम होते जाएगा। तो ओटेक पद्धति के तहत समुद्री जल के विभिन्न स्तरों में तापमान का जो अंतर होता है उसका प्रयोग जो है विद्युत उत्पादन करने हेतु किया जाता है। ठीक है, ओटेक पद्धति के तहत समुद्र जल के विभिन्न स्तरों में तापमान में जो अंतर होता है उसका प्रयोग हम विद्युत उत्पादन करने में करते हैं। ठीक है, भारत में हम देखेंगे कि भारत में ओटेक प्रणाली से विद्युत ऊर्जा हेतु तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम, तूतीकोरिन एवं तूतीकोरिन। ठीक है, भारत में ओटेक प्रणाली से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम और तूतीकोरिन एवं अंडमान निकोबार में अनुसंधान एवं विकास का कार्य किया जा रहा है। कहाँ पर, अंडमान निकोबार में अनुसंधान एवं विकास का कार्य किया जा रहा है। मीन्स अभी इसकी स्थापना यहाँ पर की नहीं गई है। ठीक है, स्थापना यहाँ पर नहीं की गई है, उसे किया जाएगा। ठीक है, ये जो पावर प्लांट क्या होते हैं मेन ना, बहुत ही कॉस्टली होते हैं। जो ओटेक एनर्जी जो मिलती है उसके जो प्लांट बनाए तो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, लेकिन ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, इससे पर्यावरण को जो है कोई नुकसान नहीं होता है। इसके लिए हमें ना ऐसे तल की जगह ज़रूरत पड़ती है जहाँ की गहराई कम हो। ठीक है, देखेंगे आप तूतीकोरिन जो यहाँ पर क्या, उसकी गहराई जो है कम है, इसलिए जो इस एरिया में जो है अनुसंधान कार्य चल रहा है कि हम ओटेक एनर्जी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। अंडमान निकोबार के जो आसपास का जो एरिया यहाँ पर भी जो है पानी की गहराई कम है, इसलिए इन स्थानों पर जो है विकास कार्य चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं भूतापीय ऊर्जा। अभी भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, जियोथर्मल एनर्जी। भूतापीय ऊर्जा प्रणाली के अंतर्गत जो है भूगर्भीय ताप एवं जल की अभिक्रिया से, ठीक है, भूगर्भीय ताप एवं जल की अभिक्रिया से उत्पन्न गर्म वाष्प के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। नाम से स्पष्ट है, भूतापीय ऊर्जा क्या होता है कि जमीन के अंदर क्या हो जाते हैं कि जल तो जमीन के अंदर होता ही है। ठीक है, जल जमीन के अंदर जो है, भूमि के अंदर क्या है, धरती के अंदर जो पानी है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जल के जो भूगर्भीय ताप होता है, जमीन के अंदर का जो ताप होता है और जब जल की अभिक्रिया से वो गर्म हो जाता है तो हमें गर्म जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो उस गर्म जल के द्वारा जो है ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण तथा लद्दाख का पूगा घाटी, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण तथा लद्दाख के पूगा घाटी में भूतापीय ऊर्जा उत्पादन एवं विकास की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे झारखंड के सूरजखंड एवं उत्तराखंड के तपोवन में भूतापीय ऊर्जा की मौजूदगी का पता चला है। तो उत्पादन कहाँ कहाँ पर किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण और लद्दाख की पूगा घाटी में। ठीक है, देखेंगे लद्दाख के नीचे हिमाचल प्रदेश है, तो ये दोनों में आपको याद रखना उत्पादन हो रहा है, और झारखंड और उत्तराखंड में मौजूदगी का पता चला है। ठीक है, देखेंगे कि राष्ट्रीय भूगर्भीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। कहाँ पर है, हैदराबाद में है, जो भूतापीय ऊर्जा की संभावित क्षेत्रों की खोज का कार्य करता है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे जैव ऊर्जा। क्या देखेंगे, जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा क्या होती है कि जैविक उत्पादों से प्राप्त ऊर्जा को हम जैव ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, जैविक उत्पादों से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। जैविक उत्पाद क्या होता है, जो कि एकदम प्राकृतिक होता है, जिसमें केमिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसमें देखेंगे हम कृषि के अवशेष जैसे धान की भूसी, गन्ने की खोई, ठीक है, उद्योगों से प्राप्त अवशिष्ट लकड़ियाँ हैं,
ठीक है, शहरी कूड़े करकट हैं, कचरे हैं एवं अपशिष्ट पदार्थों से जो है इस ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। किस कौन सी ऊर्जा का? जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि पंजाब, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है बट है पंजाब के जलखेरी में जो है, पंजाब के जलखेरी में धान की भूसी से 10 मेगावाट विद्युत उत्पादन हेतु संयंत्र लगाने की योजना है। कहाँ पर? पंजाब के जलखेरी में। ठीक है, जलखेरी या जलखेड़ी बोलते हैं इसे। पंजाब के जलखेरी में जो है धान की भूसी से विद्युत उत्पादन के लिए जो है संयंत्र लगाने की योजना है, जिससे 10 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। ठीक है, और उसके अतिरिक्त है शहरी कचरे से बिजली उत्पन्न करने हेतु दिल्ली के ओखला एवं तीमारपुर में ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। ठीक है, शहरी जो कचरे होते हैं, कूड़े करकट जो मिलते हैं, उससे बिजली उत्पादन करने के लिए दिल्ली के ओखला एवं तीमारपुर में ऊर्जा संयंत्र लगाए हैं, लेकिन तीमारपुर का जो अभी बंद हो गया है। ठीक है, वर्तमान में क्या है, ये बंद है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जैव ईंधन, बायोफ्यूल। क्या है? बायोफ्यूल। ये क्या होता है कि परिवहन, हम देखेंगे अभी परिवहन के क्षेत्र में हम क्या पेट्रोल का यूज़ करते हैं, डीजल का यूज़ करते हैं, लेकिन वो कभी भी समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, हम यातायात मतलब इतना ज़्यादा इसका यूज़ है कि इसकी महंगाई बहुत बढ़ते जा रही है और ये कभी भी समाप्त हो सकती है। तो उससे बचने के लिए देखेंगे जैव ईंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। तो परिवहन के क्षेत्र में जैव ईंधन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, विभिन्न खाद्य वनस्पति तेलों, सॉरी ये अखाद्य वनस्पति तेलों है। ठीक है, विभिन्न अखाद्य वनस्पति तेलों जिसको हम खाने में यूज़ नहीं करते, जो थोड़े जहरीले भी हैं। ठीक है, तो विभिन्न अखाद्य वनस्पति तेलों को डीजल में परिवर्तित करने हेतु अनुसंधान एवं विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्तमान में जो उपयोग में आने वाली दो सबसे सामान्य प्रकार की जैव ईंधन है इथेनॉल और बायोडीजल। क्या है? इथेनॉल है और बायोडीजल है। ठीक है, इथेनॉल क्या होता है? जो इथेनॉल है, इथेनॉल का जो उत्पादन है आप देखेंगे, इथेनॉल क्या होता है हम देखते हैं। इथेनॉल का उत्पादन गन्ना, ठीक है, गन्ना, घास, कृषि के अवशेष जैसे चावल की भूसी, ठीक है, कपास का डंठल, मकई का डंठल, लकड़ी का बुरादा, खोई, ये सब चीज़ें होती हैं। चुकंदर, स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मकई, ठीक है, सड़ा हुआ आलू, चावल, गेहूँ आदि, तो उससे हम जो है इथेनॉल प्राप्त करते हैं। ठीक है, और बायोडीजल किससे प्राप्त करते हैं? बायोडीजल का उत्पादन जो अखाद्य वनस्पति तेल होते हैं, या जो खाना पकाने के बाद जो बचा हुआ खराब तेल होता है, पशु की चर्बी, उससे भी तेल प्राप्त होता है, एसिड ऑयल आदि से प्राप्त होता है आपका बायोडीजल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि जैव ईंधन, ठीक है, जैव ईंधन के जो विकास के लिए जेट्रोफा, पोंगामिया, पिनाटा, ये पिनाटा की कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, साथ ही नियम बनाकर यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि इसकी खेती के लिए कृषि भूमि का उपयोग नहीं किया जाए, क्योंकि ये जो होते हैं वो भूमि को थोड़ी ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए कृषि भूमि का उपयोग नहीं किया जाता है इसमें, इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। इसके अतिरिक्त आपको एक और चीज़ याद रखनी कि सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय पुनरुपयोगी संस्थान कपूरथला पंजाब में है। कहाँ पर है? कपूरथला पंजाब के वडाला कला में है। ठीक है, कपूरथला जो पंजाब में कपूरथला, उसके वडाला कला में क्या है? सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय पुनरुपयोगी संस्थान। इसमें क्या हो रहा है कि एक यह स्वायत्त शासित संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। इसका कार्य जो है जैव ईंधन, जैव ऊर्जा, सिंथेटिक ईंधन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है। तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं आपको याद है इसमें रखनी है। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा जो है पूरा भारत में जो ऊर्जा संसाधन का जो पूरा चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। आप कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी विथ मैप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।